प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्रुप 17 के एलिमेंट से ऑक्सीकरण संख्या के बारे में देखेंगे। तो हेडिंग दीजिए ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या देखिए, हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अष्टक प्राप्त करने के लिए उनको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ये प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। तो इसको नोट करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होने के कारण ग्रुप 17 के तत्व 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसलिए इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। ठीक है ना। ग्रुप 17 के एलिमेंट के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं ताकि इनका अष्टक पूरा हो जाए, इसलिए इनकी सामान्य ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? -1 होती है। फ्लोरीन जो है केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। फ्लोरीन अपने किसी भी यौगिक में सिर्फ -1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, क्योंकि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। तो लिख लेते हैं इसको। फ्लोरीन अपने यौगिकों में सिर्फ -1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। ठीक है। फ्लोरीन को छोड़कर इस वर्ग के अन्य तत्व जो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 के अलावा +1, +3, +5 और +7 भी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, जबकि इस वर्ग के अन्य तत्व +1, +3, +5 और +7 भी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। क्यों? तो लिखेंगे फ्लोरीन को छोड़कर अन्य हैलोजन रिक्त d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण -1 के अलावा +1, +3, +5 तथा +7 ऑक्सीकरण संख्या भी दर्शाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है, जबकि फ्लोरीन को छोड़कर इस वर्ग के अन्य तत्व यानी अन्य हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये -1 के अलावा +1, +3, +5 और +7 भी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। क्यों? तो ये कारण के साथ लिख दिए कि फ्लोरीन को छोड़कर अन्य हैलोजन रिक्त d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण, यही कारण है कि रिक्त d ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण -1 के अलावा +1, +3, +5 और +7 भी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। अब चलिए इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात करें तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 9, 1s2, 2s2, 2p5। अब बाहरी कक्ष कौन हो गया? सेकेंड हो गया। 2 में d नहीं होता है,
2s होता है, 2p होता है, लेकिन 2d नहीं पाया जाता है। अब 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 2, 2p में कितना है तो 1 2 3 4 5, 2p में 5 हो गया। अब एक यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर कौन दर्शाता है, -1 दर्शाता है। अब चूंकि इसमें D नहीं है तो यह अपनी सहसंयोजकता को फैला नहीं सकता है। यदि D रहता, खाली यहाँ पर ऑर्बिटल रहता, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो युग्मित है इसमें चला जाता तो अयुग्मित हो जाता, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती। लेकिन यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, -1 होगा। अब जरा हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3d0। अब तीसरा कक्ष है तो 3s2, 3p5 है, लेकिन तीसरा कक्ष में d ऑर्बिटल होता है, भले उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, खाली रहे, लेकिन d होता है। तो D होने के चलते क्या फायदा होगा कि इसमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें चले जाएंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे देखिए क्लोरीन का हम सामान्य अवस्था में बात करें तो देखिए 3s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, 3p में कितना है तो 1 2 3 4 5, और 3d खाली है, 1 2 3 4। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पर 1 है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, -1 होगा, और +1 भी हो सकता है। यदि इससे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व आए तो वहां पर ये +1 दर्शा सकता है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चलते एक इलेक्ट्रॉन या तो यह साझा करेगा या एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है कि नॉन मेटल है। देखिए जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, तो ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग में कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल भाग लेता है। तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन साझा में भाग लेगा। अब यदि अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इसके साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पर यह कैसा ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाएगा, +1। और यदि कम विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हुआ है तो वहां पर यह कैसा दर्शाएगा, -1। ठीक है। अब देखें क्लोरीन का उत्तेजित अवस्था में, प्रथम उत्तेजित अवस्था, इसमें का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा इसमें। उत्तेजित अवस्था में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है या अपने से अगले ऑर्बिट में जंप कर जाता है। तो 3p वाला इलेक्ट्रॉन किस में जंप करेगा, 3d में। तो देखिए यहां 2 हो गया, यहां पर 1 2, अब एक इलेक्ट्रॉन इसका चलाएगा, इसमें चलाया तो कितना अयुग्मित हो गया, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या होगा, यहां पर +3 दर्शाएगा। अब क्लोरीन का सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, उत्तेजित अवस्था में ये तब तक जा सकता है जब तक यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है और पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड वाला अनपेयर्ड हो, तब तक यह जा सकता है। तो यहाँ पर इसमें का एक और इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, 1 2 3 4 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर हो गई 5, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +5। अब क्लोरीन का तृतीय उत्तेजित अवस्था में फिर एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, देखिए इसमें का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया तो यहां पर 3 अयुग्मित हो गया। अब टोटल अयुग्मित कितना हो गया, 3 3 6 1 7। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर कितनी हो गई, 7 हो गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +7 होगा। तो देखिए
फ्लोरीन में डी ऑर्बिटल नहीं है, डी ऑर्बिटल खाली है, इसी के चलते इसके इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो जा रहे हैं, यह अपनी सहसंयोजकता को फैला दे रहा है। और इसमें डी नहीं है, इसलिए अपनी सहसंयोजकता को फैला नहीं सकता है, इसलिए सिर्फ -1 ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में रिक्त डी ऑर्बिटल की उपस्थिति के कारण यह अपनी सहसंयोजकता को फैला सकते हैं। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह अनपेयर्ड हो जा रहा है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या, युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जा रही है। इसलिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन -1 के अलावा +1, +3, +5 और +7 भी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाइड्राइड की प्रकृति। हाइड्राइड की प्रकृति, नेचर ऑफ हाइड्राइड। देखिए, इस वर्ग के जो तत्व हैं ये डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। तो लिख सकते हैं कि हैलोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन क्लोरीन से संयोग करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमीन से संयोग करेगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उसी तरह आयोडीन के साथ हाइड्रोजन आयोडाइड, फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब हम लोग को देखना है कि इनकी प्रकृति क्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं आबंध लंबाई। आबंध लंबाई, आबंध लंबाई क्या होता है? जैसे यह हाइड्रोजन है और यह फ्लोरीन है, तो इन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी को आबंध लंबाई कहा जाएगा। यह क्लोरीन है, क्लोरीन का आकार फ्लोरीन से बड़ा होता है, तो यह आबंध लंबाई हो गया। ब्रोमीन का और बड़ा होता है, तो ये आबंध लंबाई हो गया। मतलब कि परमाणु, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोजन है, और ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का साइज बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु का आकार बढ़ेगा हाइड्रोजन का, तो दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ेगी, और इसी को आबंध लंबाई कहा जाता है। तो आबंध लंबाई बढ़ता जाएगा। एक बार फिर से देखिए, हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के हम लोग आबंध लंबाई की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन हो गया, हेलोजन हो गया, HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, उसी तरह HI। अब हाइड्रोजन ये हो गया, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता जाता है, और दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आबंध लंबाई। तो ऊपर से नीचे क्यों आएंगे, तो हाइड्रोजन तो सब में है, लेकिन हेलोजन परमाणु का आकार बढ़ रहा है, तो दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी बढ़ रही है, और इसी दूरी को क्या कहते हैं? आबंध लंबाई। तो वर्ग में ऊपर से नीचे क्यों आएंगे, तो हाइड्रोजन हैलाइड का आबंध लंबाई क्या होगा? बढ़ेगा। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ने के कारण हाइड्रोजन हैलाइड का आबंध लंबाई बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अभी आपको समझाए हैं
कि ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो हैलोजन परमाणु का आकार जो है, हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ रहा है, इसलिए आबंध लंबाई क्या होगा, बढ़ेगा, आबंध लंबाई बढ़ेगा। चलिए नोट कर लीजिए। आबंध लंबाई के बाद नेचर ऑफ हाइड्राइड में ही अगला पॉइंट, बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए आपको पहले भी बताया गया है कि बॉन्ड जितना लंबा होता है उतना ही कमजोर होता है। तो बॉन्ड लंबा होगा मतलब आबंध लंबाई ज्यादा होगा तो बॉन्ड कमजोर होते जाएगा, और बॉन्ड कमजोर होगा तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी। बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह बंध वियोजन ऊर्जा कहलाता है। अब बॉन्ड जितना लंबा होगा मतलब आबंध लंबाई जितना बड़ा होगा उतना ही बॉन्ड कमजोर होगा, उतना ही उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की कम आवश्यकता होगी, यानी उतना ही उसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं HF, HCl, HBr, HI, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आबंध लंबाई क्या होता है, बढ़ता है। और अभी आपको बताया कि आबंध लंबाई बढ़ेगा, बॉन्ड जितना लंबा होगा उतना ही कमजोर होगा, और कमजोर होगा तो तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी आबंध लंबाई बढ़ेगा तो बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी, बंध वियोजन ऊर्जा घटेगी। यानी कह सकते हैं कि HF से HI की ओर आने पर आबंध लंबाई बढ़ने के कारण बंध वियोजन ऊर्जा घटती जाती है। यानी इसमें सबसे अधिक बंध वियोजन ऊर्जा इसका होगा, सर्वाधिक बंध वियोजन ऊर्जा, और सबसे कम इसका होगा, सबसे कम बंध वियोजन ऊर्जा। ठीक है, सबसे अधिक किसका होगा, HF का, और सबसे कम किसका होगा, HI का। चलिए नोट कर लीजिए, मिटा दें। इसी में अगला पॉइंट देखिए, अस्थायित्व। नेचर ऑफ हाइड्राइड में ही अगला पॉइंट अस्थायित्व। अस्थायित्व से क्या मतलब है, अस्थायित्व यानी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो जो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। तो बॉन्ड कौन मजबूत होगा, तो जिसका बंध वियोजन ऊर्जा कम होगा। अब ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड लंबा होते जाता है। बॉन्ड लंबा होगा तो कमजोर होगा, कमजोर होगा तो जल्दी टूटेगा, यानी बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी, और बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी तो अस्थायित्व भी क्या होगा, कम होगा। यानी जिसका आबंध लंबाई ज्यादा उसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम, और बंध वियोजन ऊर्जा कम तो अस्थायित्व भी क्या होगा, कम, क्योंकि बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा इसलिए वह कम अस्थायी होगा। यानी कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर हाइड्रोजन हैलाइड का आबंध लंबाई
आबंध लंबाई बढ़ने तथा बंध वियोजन ऊर्जा घटने के कारण अस्थायित्व घटता जाता है। ठीक है, देखिए HF, HCl, HBr, HI ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आबंध लंबाई बढ़ेगा, आबंध लंबाई बढ़ेगा तो बंध वियोजन ऊर्जा घटेगा, और बंध वियोजन ऊर्जा घटेगा तो अस्थायित्व भी क्या होगा, घटेगा। यानी HF की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी अधिकतम अस्थायित्व, और मिनिमम अस्थायित्व इसका होगा मिनिमम स्टेबिलिटी। क्लियर? चलिए मिटाते हैं इसको। अस्थायित्व के बाद नेचर ऑफ हाइड्राइड में अगला पॉइंट अम्लीय गुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बोर्ड की परीक्षा में। अम्लीय गुण का क्रम क्या होगा? तो देखिए HF, HCl, HBr, HI अम्ल, ये सभी अम्लीय होते हैं। क्यों अम्लीय होते हैं? क्योंकि H+ आयन दे सकते हैं। अब H+ आयन जो जितना आसानी से देगा उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा। H+ आयन कौन आसानी से देगा? तो जिसका बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा उतना ही H+ आसानी से निकलेगा। अब बॉन्ड किसका जल्दी टूटेगा? तो जिसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी। अब बंध वियोजन ऊर्जा किसकी कम होगी? तो जिसका आबंध लंबाई ज्यादा होगा। मतलब आबंध लंबाई बढ़ेगा तो बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी, बॉन्ड कमजोर होगा, जल्दी टूटेगा। बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इसलिए H+ आसानी से निकलेगा, और H+ आसानी से निकलेगा तो अम्लीय गुण क्या होगा? अधिक होगा। यानी ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो आबंध लंबाई बढ़ती है और बंध वियोजन ऊर्जा घटती है। बंध वियोजन ऊर्जा घटने के कारण H+ त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। H+ आसानी से निकलेगा, बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो H+ आसानी से निकलेगा, तो H+ त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। और H+ त्यागने की प्रवृत्ति ही क्या है? अम्लीय गुण है, इसलिए अम्लीय गुण क्या होगा? बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर हाइड्रोजन हैलाइड की आबंध लंबाई बढ़ने तथा बंध वियोजन ऊर्जा घटने के कारण H+ त्यागने की प्रवृत्ति अर्थात अम्लीय गुण बढ़ता जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? ये होगा HF, मोस्ट एसिडिक, सबसे अधिक अम्लीय, और लिस्ट एसिडिक होगा, सबसे कम अम्लीय, क्योंकि ऊपर से नीचे अम्लीय गुण बढ़ रहा है तो सबसे कम अम्लीय HF हो गया, और सबसे अधिक कौन होगा? तो HI, यह हो गया मोस्ट एसिडिक। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि HF, HCl, HBr और HI को अम्लीय गुण के बढ़ते क्रम में सजाएं। तो अम्लीय गुण का बढ़ते क्रम क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा HF का, उससे अधिक HCl,
उससे अधिक HBr और उससे अधिक HI, यह अम्लीय गुण का बढ़ता हुआ क्रम हो गया। ये बोर्ड की परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, नीट जेईई में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय गुण के बढ़ते क्रम है। तो ये अम्लीय गुण के बढ़ते क्रम में हो गया, सबसे कम अम्लीय ये हो गया और सबसे अधिक अम्लीय कौन हो गया, HI। तो चलिए नोट कर लीजिए। अम्लीय गुण के बाद देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम लोग कैसे, किसी भी अणु में कितना परसेंट आयनिक गुण है ये हम लोग कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला होता है 16 काई A माइनस काई B प्लस 3.5 काई A माइनस काई B का स्क्वायर, सॉरी जीटा है, जीटा A जीटा B। जीटा क्या है यहाँ पर, ये है मोल फ्रैक्शन, ये हो गया A का मोल फ्रैक्शन जो है या B के मोल फ्रैक्शन से, सॉरी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता A और B की यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता, यहाँ पर A की विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ B। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसी भी अणु के दोनों तत्वों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पता हो, विद्युत ऋणात्मकता पता हो, तो विद्युत ऋणात्मकता की सहायता से हम परसेंटेज आयनिक गुण निकाल सकते हैं। मतलब विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी तो परसेंटेज आयनिक गुण अधिक होगा। जैसे मान लीजिए हमको HF का निकालना है, HF में कितना परसेंट आयनिक गुण होगा, तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 होती है और फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 होती है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना होगा? ये हालांकि आप लोगों को निकालने को नहीं पूछा जाता है, लेकिन समझ लीजिए। तो 16 यहाँ पर A की जगह पर जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है उसको रखते हैं, तो अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की है तो 4 माइनस B की जगह पर कम विद्युत ऋणात्मक तत्व की विद्युत ऋणात्मकता यानी 2.1 प्लस 3.5, यहाँ पर हो गया 4 माइनस 2.1 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। उसी तरह जरा हम HCl का निकालें तो यहाँ भी H का 2.1 और Cl का विद्युत ऋणात्मकता कितना होता है, 3 होता है। तो देखिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसका हो जाएगा 16। अब यहाँ पर A की जगह पर कौन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला, तो 3 माइनस B की जगह पर कम विद्युत ऋणात्मक वाला 2.1 प्लस 3.5, 3 माइनस 2.1 का स्क्वायर, तो 16 इंटू 0.9 हो गया प्लस 3.5 इंटू 0.9 का स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ दोनों सेम चीज है, लेकिन यहाँ 1.9 यहाँ 0.9, क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पर फ्लोरीन का 4 है और यहाँ क्लोरीन का 3 है, तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा और इसका वैल्यू कम होगा। क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता, देखिए विद्युत ऋणात्मकता घट रही है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका वैल्यू, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो इसका वैल्यू कम आएगा इसके अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर 1.9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर 0.9 है। तो उसी तरह विद्युत ऋणात्मकता, देखिए फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 4 है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 3 है, तो विद्युत ऋणात्मकता घटने के चलते परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो कहने का मतलब कि ऊपर से नीचे क्यों आएंगे, ऊपर से नीचे क्यों आएंगे, HF से HI की ओर आने पर
हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता घटने के कारण हाइड्रोजन हैलाइड का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर घटता जाता है। जैसे HF, HCl, HBr, HI ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो विद्युत ऋणात्मकता हैलोजन की घट रही है। हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता घट रही है, इसलिए परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? घटेगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर घटता जाएगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इसमें किसमें होगा? HF में मोस्ट आयनिक ही हो जाएगा, और सबसे कम इसमें होगा लिस्ट आयनिक। आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? HF में, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की सबसे अधिक होती है, और फ्लोरीन से आयोडीन की ओर आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती जाएगी। तो आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है, इसलिए इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, यानी लिस्ट आयनिक होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब नेचर ऑफ हाइड्राइड में अगला हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। देखिए HF, HCl, HBr और HI की हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है? HF में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते इसके बहुत सारे अणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे इनका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और इसलिए क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसमें सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा? HF का। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके चलते इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाता है, इसके बहुत सारे अणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी HF का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते। HCl से HI क्यों आएंगे? तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड काम नहीं करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपको ट्रिक बताया गया था, FON, फोन। यदि हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य करता है। आपको बताया गया है, ट्रिक याद रखना है, फोन, FON, यानी हाइड्रोजन इन तीनों में से, फोन में से यानी FON में से किसी से जुड़ा हुआ है, तभी हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य करेगा, ठीक है। तो इसमें ClBr तो इसमें है नहीं, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ पर कार्य करता है वान डर वाल्स आकर्षण बल। वान डर वाल्स आकर्षण बल, वान डर वाल्स आकर्षण बल किस पर कार्य करता है? तो मॉलिक्यूलर साइज पर। मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा। देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की ओर आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ेगा तो अणु का आकार बढ़ेगा, और अणु का आकार बढ़ेगा तो वान डर वाल्स आकर्षण बल बढ़ेगा, और वान डर वाल्स आकर्षण बल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ? सबसे अधिक क्वथनांक किसका हुआ? HF का। और सबसे कम क्वथनांक किसका होगा? तो HCl का। इसका हो जाएगा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। एक बार फिर से समझिए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते इसके बहुत सारे अणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे क्वथनांक बढ़ जाता है। लेकिन इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड कार्य नहीं करता है। इनमें कौन बल कार्य करता है? तो वान डर वाल आकर्षण बल। HCl के अणु एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे? तो वान डर वाल आकर्षण बल द्वारा। HBr के अणु एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे? तो वान डर वाल आकर्षण बल द्वारा। HI के अणु एक दूसरे से कैसे जुड़े रहेंगे? वान डर वाल आकर्षण बल द्वारा। और वान डर वाल आकर्षण बल सबसे कमजोर आकर्षण बल। तो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं
तो वॉन डेर वाल आकर्षण बल बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वॉन डेर वाल आकर्षण बल अणु के आकार पर डिपेंड करता है। अणु का आकार बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल आकर्षण बल बढ़ेगा, और अणु का आकार परमाणु के आकार पर निर्भर करता है। ऊपर से नीचे क्यों आएंगे, क्लोरीन से आयोडीन की ओर, तो परमाणु का आकार बढ़ेगा तो अणु का आकार बढ़ेगा तो वॉन डेर वाल आकर्षण बल बढ़ेगा, और वॉन डेर वाल आकर्षण बल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो HCl से HI की ओर आएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा हो गया HF का और सबसे कम हो गया HCl का। तो चलिए नोट कर लेते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण HF का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है। अब HCl से HI की ओर आएंगे, HCl से HI की ओर आने पर वॉन डेर वाल्स आकर्षण बल बढ़ने के कारण क्वथनांक बढ़ता जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे अधिक होगा HF का और सबसे कम क्वथनांक किसका होगा, HCl का। तो नोट कर लीजिए। तो ये हम लोग देखिए हाइड्राइड की प्रकृति। अब हाइड्राइड की प्रकृति के बाद अगला हेडिंग दीजिए इसमें ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। देखिए ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। और हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 17 के जो तत्व होते हैं उनके बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उनके पास प्रबल प्रवृत्ति होती है, इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं पॉइंट वाइज। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक की तरह, प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है। हैलोजन क्यों प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं? तो क्या आंसर देंगे कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रबल प्रवृत्ति के कारण ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये चाहता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अष्टक पूरा कर लें तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके चलते यह प्रबल ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। अब सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक इसमें कौन होता है? फ्लोरीन होता है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता उसकी होती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति सबसे अधिक फ्लोरीन में होगी, इसलिए उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। और जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे वर्ग में आने पर घटती जाती है, वैसे वैसे ऑक्सीकारक गुण भी क्या होगा, घटते जाएगा। यानी हैलोजन के ऑक्सीकारक गुण का क्रम क्या होगा? ऑक्सीकारक गुण का क्रम जो है सबसे अधिक फ्लोरीन में, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और सबसे कम किसका होगा? आयोडीन का होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कम परमाणु संख्या वाले, कम परमाणु संख्या वाले हैलोजन अधिक परमाणु संख्या वाले, अधिक परमाणु संख्या वाले हैलोजन को उसके हैलाइड से
विस्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम परमाणु संख्या वाले हैलोजन अधिक परमाणु संख्या वाले हैलोजन को उसके हैलाइड से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। देखिए रिएक्शन द्वारा इसको, जैसे मान लीजिए कि सोडियम हैलाइड की यहां पर बात करें, फ्लोरीन से रिएक्शन कराया जाए तो हैलोजन की जगह पर यहां फ्लोरीन से अधिक विद्युत ऋणात्मक, फ्लोरीन से अधिक परमाणु संख्या वाला और फ्लोरीन से कम विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये फ्लोरीन से अधिक परमाणु संख्या वाले हैं। आपको क्या लिखाया गया है कि कम परमाणु संख्या वाले हैलोजन अधिक परमाणु संख्या वाले हैलोजन को उसके हैलाइड से विस्थापित कर देते हैं। तो फ्लोरीन कम परमाणु संख्या वाला हैलोजन है, इसकी जगह पर यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन रखा जाए तो इसको यह विस्थापित कर सकता है। क्या बन जाएगा, 2Na F+ X2। यहाँ X की जगह क्या होगा, Cl, Br या I। जैसे मान लीजिए हम ले लें NaCl और फ्लोरीन इसमें डालें तो क्या होगा, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कम है, क्लोरीन की परमाणु संख्या अधिक है। कम परमाणु संख्या वाला हैलोजन अधिक परमाणु संख्या वाला हैलोजन को हटा देगा, क्या बन जाएगा, 2Na F+ Cl। ठीक है ना। तो इसकी जगह Cl की जगह Br भी रख सकते हैं, I भी रख सकते हैं। Br रखेंगे तो Br2 हो जाएगा, I रखेंगे तो I2 हो जाएगा। उसी तरह यदि NaX + Cl2 रखा जाए तो Cl यहाँ पर क्या रखेंगे कि उसको विस्थापित कर देगा, तो Cl से अधिक परमाणु संख्या वाला यानी X की जगह यहाँ पर Br रख दें, I रख दें तो Cl इसको विस्थापित कर देगा, बन जाएगा NaCl + X2। यहाँ X की जगह क्या होगा, Br या I। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं 2Na Br + Cl2, क्या बन जाएगा, क्लोरीन की परमाणु संख्या कम है, ब्रोमीन का अधिक है तो क्लोरीन ब्रोमीन को हटा देगा, 2NaCl + Br2। उसी तरह यदि हम NaI ले और यहां पर क्या रखें कि हटा देगा, तो Br2, Br I को हटा देगा, क्या बन जाएगा, 2Na Br + I2। तो कम परमाणु संख्या वाला हैलोजन अधिक परमाणु संख्या वाला हैलोजन को क्या कर सकता है, विस्थापित कर सकता है। तो ये हम लोग देखे ऑक्सीकारक गुण। ठीक है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसमें और जो टॉपिक है ग्रुप 17 के हैलोजन का अगले लेक्चर में देखेंगे। आज का लेक्चर आप अच्छी तरह से नोट करके और इसको समझेंगे और इस पर क्वेश्चन अभी हम दे रहे हैं उसको बनाएंगे। तो ये पिछले लेक्चर का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर है, P ब्लॉक 32 का आंसर। और आज के लेक्चर पर आधारित ये कुछ क्वेश्चंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बना करके और आज ही आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर भेजेंगे। थैंक यू।